हेलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र भाग 12। साथ ही अगर कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। काव्या और देव को बहुत दिनों बाद साथ समय बिताने को मिल रहा था और वो दोनों भी ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे, क्योंकि फिर पता नहीं दोनों कितने दिनों बाद एक दूसरे से मिल पाते। दोनों पार्टी की तैयारियों में बिजी थे कि तभी काव्या देव से पूछती है, सर आप कल पार्टी में आएंगे? देव मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ अगर तुम बुलाओ तो। काव्या, सर पार्टी आपकी है, मैं कौन होती हूँ आपको बुलाने या ना बुलाने वाली? देव, क्यों? अभी तुम मेरी पोजीशन संभाल रही हो, पापा ने सारी जिम्मेदारियां तुमको दी हैं, अभी तो तुम यहाँ की बॉस हो। काव्या, नहीं सर, मैं आपकी जगह सिर्फ एडिशनल तौर पर काम कर रही हूँ, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि महेश सर ऐसा चाहते हैं और मैं उनको मना नहीं कर पाई, और वो भी सिर्फ तब तक जब तक विक्की की ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो जाती। देव, ठीक है, भड़क क्यों रही हो? तुमको बॉस ही तो कहा है, तुमको तो खुद को बॉस सुनकर खुश होना चाहिए। काव्या, सॉरी सर, मैं उन चीजों पर अपना हक कभी नहीं जताती जो मेरी है ही नहीं, क्योंकि हक सिर्फ उन पर जताया जा सकता है जो आपका अपना है और आपको आपकी मेहनत से मिला है, क्योंकि बिना मेहनत के मिली हुई कोई भी चीज हमें खुशी तो दे सकती है, पर हमें फिर कभी खुद से आंखें मिलाने नहीं देती। देव, वाह क्या उच्च विचार हैं। कहाँ से मिले आपको मिस काव्या? काव्या हंसते हुए कहती है, मिस्टर अकड़ू, मैंने तो ये जहाँ से सीखे हैं सीख लिए, पर आपसे एक बात कहूँ, आप सच में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं ना? मतलब मैंने सुना था सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन में बहुत पढ़ना पड़ता है और वो लोग बहुत डिसिप्लिन फॉलो करने वाले भी होते हैं, पर आपको देखकर मुझको ऐसा लगता नहीं है। देव थोड़ा सीरियस होकर कहता है, काव्या, मुझे मेरे सपने के साथ कोई मजाक पसंद नहीं है। तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक जॉब है, पर मेरे लिए मेरी जिंदगी है, जो मुझे बहुत सालों बाद मिली है, तो प्लीज इसके साथ कोई मजाक नहीं। इतना कहकर देव उठकर जाने लगता है। देव अपने बारे में कुछ भी सुन सकता था, पर ये नहीं कि वो अपने सपने के लिए डेडिकेटेड नहीं है। काव्या देव का हाथ पकड़ लेती है और उसे रोकती है और अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखते हुए कहती है, सॉरी सर, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। सॉरी सर। देव काव्या के कानों से उसके हाथ हटाते हुए कहता है, इट्स ओके काव्या, तुमको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, शायद मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गया। काव्या, नहीं सर, मेरी ही गलती है, मैं मजाक में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। आई एम रियली सॉरी सर। देव, इट्स ओके काव्या, और इस प्यारे से चेहरे पर ये उदासी नहीं बल्कि प्यारी सी हंसी ही अच्छी लगती है। और हाँ, तुम पूछ रही थी ना कि मैं कल पार्टी में आऊंगा या नहीं, तो मैं जरूर आऊंगा। काव्या खुश होते हुए कहती है, सच्ची आप आएंगे? देव हंसते हुए कहता है, हाँ, अब क्या स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं? अच्छा अब चलो, अभी पार्टी की बहुत सी प्रेपरेशन बची हैं, उनको भी तो पूरा करना है। फिर दोनों कल की पार्टी की प्रिपरेशन करने में बिजी हो जाते हैं। अगले दिन पार्टी शाम 6 बजे शुरू होनी थी, पर काव्या 1 घंटा पहले ही ऑफिस आ जाती है, क्योंकि वो सारी प्रिपरेशन ठीक से हुई है या नहीं ये देखना चाहती थी, जिसके बाद में कोई दिक्कत ना हो। 6 बजे से ऑफिस के एम्प्लॉयज आने शुरू हो जाते हैं, पर देव और महेश जी अभी तक नहीं आए होते। काव्या की नजरें तो दरवाजे पर ही थी, क्योंकि उसे तो सिर्फ देव का ही इंतजार था। सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं, पर काव्या वहीं उन सभी से थोड़ी दूर खड़ी होकर सिर्फ उनको देख रही थी, क्योंकि उसको जिसका इंतजार था वो तो अब तक आया ही नहीं था। काव्या देव को फोन करती है, पर देव फोन नहीं उठाता। काव्या फिर फोन करती है, पर इस बार देव फोन उठा लेता है। हेलो सर, आप लोग आए नहीं अभी तक? सॉरी काव्या, हम लोग नहीं आ पाएंगे, एक इमरजेंसी हो गई है, हमारी एक साइट पर छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, तो मुझे और पापा को वहाँ जाना पड़ रहा है। सॉरी तुमको इन्फॉर्म नहीं कर पाया, तुम तो वहाँ हो ही, तो तुम वहाँ पर सब मैनेज कर लेना प्लीज, क्योंकि यहाँ हमें शायद 2 से 3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि ये साइट शहर से थोड़ा दूर है। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी,
और वैसे भी 8 तो बज ही गए हैं और पार्टी भी 10 बजे तक खत्म हो ही जाएगी, तो मैं यहाँ सब मैनेज कर लूँगी। आप आराम से वहाँ जाइए और अपना और अंकल का ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू काव्या, मैं तुमको वहाँ पहुँचकर कॉल करता हूँ, बाय। ओके बाय सर। देव के ना आने से काव्या मायूस हो जाती है, पर फिर सोचती है कि देव का वहां जाना भी तो जरूरी था। काव्या वहीं किनारे पर लगी एक चेयर पर बैठ जाती है और सबको डांस करते हुए देखने लगती है कि तभी आकाश उसके पास आकर कहता है, अरे मैम, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? चलिए ना हमारे साथ डांस कीजिए। नहीं आकाश, मैं यही ठीक हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। मैम प्लीज, लगता है आपने उस दिन की बात के लिए मुझे अभी तक माफ नहीं किया। मैम, मेरा आपको हर्ट करने का इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। मैम, मैं एक बार फिर आपको सॉरी कहता हूँ। इट्स ओके आकाश, पर आगे से ध्यान रखना, मुझे ऐसी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, तो आगे से इस बात का ध्यान रखना। काव्या अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहती है, ओके मैम एंड थैंक यू, आपने मुझे माफ कर दिया। तो मैम, अब तो आप मेरे साथ डांस कर सकती हैं ना? नहीं आकाश, मेरा डांस करने का बिल्कुल भी मन नहीं है और ना मुझे इस तरह का डांस पसंद है। मैम प्लीज ना, अगर आप मेरे साथ डांस नहीं करेंगी तो मुझे यही लगेगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। नहीं आकाश, ऐसी बात नहीं है, मेरा बिल्कुल भी डांस करने का मन नहीं है, तुम किसी और के साथ जाकर डांस कर लो। पर आकाश के बहुत जिद करने पर काव्या उसके साथ डांस करने को तैयार हो जाती है, पर सिर्फ एक शर्त पर कि वो सिर्फ 5 मिनट उसके साथ डांस करेगी। आकाश मान जाता है। आकाश काव्या को अपने साथ डांस फ्लोर पर ले जाता है, पर डांस करते हुए काव्या आकाश के साथ असहज महसूस कर रही थी। आकाश जानकर काव्या के करीब आने की कोशिश कर रहा था। काव्या ने जैसे ही उससे दूर होने की कोशिश करी, आकाश काव्या को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उसको चूमने की कोशिश करता है। काव्या उसे जोर से धक्का देती है और खींचकर एक थप्पड़ लगाती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। ऑफिस के सारे लोग उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। 2 मिनट के लिए वहाँ सन्नाटा छा जाता है। फिर काव्या आकाश पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, अपनी हद में रहो आकाश, मैंने तुम्हें आज भी और उस दिन भी समझाया था कि मुझसे दूर रहो, पर शायद तुम्हारी समझ में नहीं आया। अगर आज के बाद मेरे आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी ये तुम सोच भी नहीं सकते। आकाश नीचे से उठता है और बेशर्मों की तरह हंसते हुए कहता है, हद की बात तुम कर रही हो? हमने जरा सा छू क्या लिया तो काव्या मैडम को गुस्सा आ गया, और जो दिन भर देव सर से चिपकी रहती हो उसका क्या? अरे हाँ, वो तो बड़े आदमी हैं, हमारे बॉस हैं और हम छोटे से एम्प्लॉय। हम थोड़ी ना काव्या मैडम के इतने बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकते हैं और इस ऑफिस में सीधा बॉस की कुर्सी भी नहीं दे सकते, इसीलिए हमारा करीब आना गलत है। पर देव सर का काव्या मैडम के करीब आना ठीक है। फिर वो सब ऑफिस के लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, अब आप लोग ही बताओ, जो लड़की पावर पाने के लिए बॉस के करीब जा सकती है, उसके लिए कुछ भी पाना क्या मुश्किल है? शायद ऐसी लड़कियों को परवरिश ही ऐसी मिलती है। उनके माँ बाप इनको यही सिखाते होंगे कि कैसे अपने बॉस को अपनी मुट्ठी में करके अपना काम निकलवाना है, क्योंकि इतने कम समय में सीधा बॉस की कुर्सी मिल जाना इतना आसान तो नहीं है। आप सब तो इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, आप में से तो किसी को नहीं मिली बॉस की कुर्सी, पर 2 महीने पहले आई काव्या मैडम को तो मिल गई। कुछ तो राज होगा ना इनमें। आकाश बेशर्मी से हंसते हुए कहता है। काव्या गुस्से से अपनी दोनों मुट्ठी भींच लेती है और आकाश को खींचकर इतने जोर का थप्पड़ लगाती है कि वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। आकाश गुस्से से तिलमिला जाता है और काव्या पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, पर काव्या उसका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ इतने जोर से मोड़ देती है कि आकाश की चीख निकल जाती है। मैंने तुमको कहा था, दोबारा अगर हाथ लगाने की कोशिश की तो किसी का हाथ पकड़ने के काबिल नहीं रहोगे। फिर वो आकाश को सामने की तरफ से जोर से धक्का देते हुए कहती है, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी ये घटिया बातें सुनकर मैं टूट जाऊंगी, तुमसे डर जाऊंगी, तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाऊंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम जैसे घटिया लोग मुझे रोज मिलते हैं और ये सब तुम्हारे घर में सिखाया जाता होगा कि बॉस के करीब आकर कैसे ऊपर पहुंचा जाता है। मुझे ये सब सिखाया नहीं गया है। मैं काव्या पुरोहित हूँ, मुझे आगे बढ़ने के लिए किसी के सपोर्ट या किसी के करीब आने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं अपना रास्ता खुद बनाना बहुत अच्छे से जानती हूँ। और तुम मेरी परवरिश पर सवाल उठाने वाले होते कौन हो?
मुझे तो तुम्हारे माँ बाप के लिए बुरा लग रहा है कि उनको तुम्हारे जैसी औलाद मिली है जिसके दिमाग में सिर्फ गंदगी ही भरी है। मेरी परवरिश को छोड़ो, पहले खुद को देखो कि तुम कितने घटिया इंसान हो। मुझे तो अपनी परवरिश पर नाज है, तुम अपना सोचो, क्योंकि तुम तो खुद दिखा रहे हो कि तुम्हारी परवरिश कैसे हुई है। आकाश काव्या पर चिल्लाता है। काव्या जोर से बोलती है, चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है और तुम जैसे घटिया लोगों की गंदी जुबान को निकालकर तुम्हारे हाथ में रखना भी आता है। इसीलिए मुझसे दोबारा इस लहजे में बात करने की कोशिश भी मत करना, वरना अभी तो सिर्फ हाथ तोड़ा है, वरना जिस मुंह से ये घटिया बातें निकलती हैं ना, उस मुंह को तोड़ना भी अच्छे से जानती हूँ। अंडरस्टैंड दैट? आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड दैट। काव्या आकाश के सामने चुटकी बजाते हुए कहती है। काव्या वहां से जाने लगती है क्योंकि अब उसका वहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था कि तभी आकाश काव्या को पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है, हाँ हाँ जाओ जाओ, अभी देव सर के पास जाकर रोना भी तो होगा, उनको बताना भी तो होगा कि आकाश ने मुझे ये सब कहा, फिर देव सर आकर मुझे इस कंपनी से निकाल देंगे। क्यों, यही स्ट्रेटेजी है ना आपकी काव्या मैम? आकाश बेशर्मी से कहता है। काव्या फिर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी तरह घटिया इंसान नहीं हूँ कि लोगों के पास जाकर शिकायतें करती रहूं। काव्या पुरोहित अपने लिए लड़ना जानती है और सामने वाले का मुंह तोड़ना भी जानती है। तुम जैसे लोगों को सहारे की जरूरत होती होगी, मुझे किसी के सहारे की जरूरत ना कभी थी और ना कभी होगी। फिर वो आकाश और सारे स्टाफ की तरफ देखकर बोलती है, और मैं खुद तुम जैसे घटिया और गिरी हुई सोच वाले और आप सब जैसे लोगों जो गलत के खिलाफ बोलना ही नहीं जानते, ऐसे लोगों के साथ काम करना मेरे उसूलों के खिलाफ है, क्योंकि मुझे मेरे पापा ने गलत लोगों से ज्यादा गलत सहने वालों से दूर रहना सिखाया है। क्योंकि गलत करने वालों को तो आप सजा दे सकते हो, पर गलत सहने वालों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे लोग ना तो अपने लिए खड़े हो सकते हैं ना ही किसी और के लिए। पर आप सब लोगों से इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों और परिवार के लोगों को गलत के खिलाफ लड़ना जरूर सिखाना, और मैं भगवान से ये प्रार्थना जरूर करूंगी कि आप सबकी फैमिली में से किसी को ऐसा दिन ना देखना पड़े, और अगर देखना भी पड़े तो जब उनको कोई भी जबरदस्ती छूना चाहे और उसका विरोध करने पर वो उस पर जबरदस्ती झूठा इल्जाम लगाए, और वो जब उसको थप्पड़ लगाकर जवाब दे तो वहाँ सच का साथ देने वाला भी कोई ना कोई जरूर हो, क्योंकि कहा भी गया है कि 10 झूठों का बोलना और एक सच्चे इंसान का चुप रहना ज्यादा गलत होता है। बस सचेत रहिएगा, क्योंकि अगला नंबर आप में से किसी का ना हो, क्योंकि इसके जैसा घटिया इंसान अपनी गलत हरकतों को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकता है। काव्या वहाँ से बाहर आ जाती है और अपनी स्कूटी स्टार्ट करके ऑफिस से निकल जाती है। काव्या ऑफिस से निकलकर सीधा समंदर के किनारे जाकर बैठ जाती है, क्योंकि अभी तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने वाली काव्या अंदर से टूट गई थी। उसने अब तक अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल रखा था। काव्या बहुत देर से समुद्र की शांत बहती लहरों को देख रही थी, पर उसके अंदर तो एक तूफान चल रहा था जो किसी भी वक्त अब बाहर आने को तैयार था। जो आंसू अभी तक काव्या ने बहुत मुश्किल से रोक कर रखे थे, वो अब उसकी आंखों से बरसने लगे थे, और वो तूफान जो अंदर ठहरा हुआ था वो भी बाहर आने को तैयार था। काव्या जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मानो चाह रही हो कि इस तरह आज उसकी सारी तकलीफें उसके अंदर से बाहर निकल जाएं। वो जोर जोर से चिल्लाती रहती है, पर उसके दर्द को समझने वाला वहाँ कोई नहीं था। जब उसके चिल्लाने से भी उसका दर्द कम नहीं होता, तो वो आसमान की तरफ देखकर चीखते हुए बोलती है, क्यों कान्हा जी, क्यों मेरे साथ आप हमेशा ऐसा करते हो? थोड़ी सी खुशी आते ही क्यों वो गम में बदल जाते हैं? मेरे लिए मेरी इज्जत ही सब कुछ थी, पर आज आपने उस पर भी सवाल खड़े करवा दिए। क्यों? काव्या चीखते हुए कहती है। आज अगर और कोई भी काव्या को इस हाल में देखता तो शायद वो भी रो पड़ता। सलोनी घर पर काव्या का इंतजार कर रही थी। काव्या उसको बोलकर गई थी कि वो 9 बजे तक आ जाएगी, पर अभी तक 11 बज गए थे। सलोनी काव्या का फोन ट्राई कर करके थक चुकी थी, पर काव्या उसका फोन नहीं उठा रही थी। सलोनी को चिंता होने लगती है, क्योंकि काव्या जो टाइम बोलकर जाती थी उस टाइम तक घर पहुंच जाती थी, पर अब तो काफी देर भी हो गई थी। सलोनी देव को फोन करती है, पर देव का फोन भी नहीं लगता। अब सलोनी को और भी चिंता होने लगती है।
वो राधिका को कॉल करने का सोचती है, पर रात बहुत हो गई थी और इतनी रात को कॉल करना उसको ठीक नहीं लगता। पर जब उसको और कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो राधिका को ही कॉल कर देती है। हेलो राधिका दी। हाँ सलोनी बोल, तो इतनी रात को कॉल कर रही है, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं दी, कुछ ठीक नहीं है। काव्या दी मुझे ऑफिस से 9 बजे तक आने का बोल कर गई थी, पर वो अभी तक नहीं आई है और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है। क्या? पर आज तो उसके ऑफिस में पार्टी थी, क्या पता इस वजह से लेट हो गई हो। तूने देव को फ़ोन करके देखा? हाँ दी, मैंने उनको भी फ़ोन किया, पर उनका भी फ़ोन नहीं लग रहा है। दी मुझे बहुत डर लग रहा है, सलोनी घबराते हुए कहती है। सलोनी तू चिंता मत कर, काव्या आती ही होगी, शायद कहीं फंस गई होगी, मैं अभी आती हूँ वहाँ। अच्छा सुन, तेरे पास उसके ऑफिस के किसी और कलीग का नंबर है? नहीं दी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, मैं आती हूँ वहाँ, तू संभाल अपने आप को। राधिका जल्दी जल्दी अपनी माँ को बोलकर काव्या के घर के लिए निकल जाती है। वहीं आकाश किसी से मुस्कुराते हुए फोन पर बात करता है। सर आपका काम हो गया, तीर सीधा निशाने पर लगा है, बस अब धमाके का इंतजार है। अब उससे किसी का चाहे घर जले या रिश्ता, पर आप मेरा ध्यान रखिएगा, मुझे किसी भी हाल में काव्या चाहिए, वरना मैं क्या कर सकता हूँ ये आप अच्छे से जानते हैं। फिर वो अपने उसी हाथ को जो काव्या ने मोड़ा होता है उसको चूमते हुए कहता है, तुमको तो मैं पाकर रहूंगा काव्या, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आकाश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। राधिका काव्या के घर पहुंचती है तो सलोनी राधिका के गले लगकर रोते हुए कहती है, देखो ना राधिका दी, कितनी देर हो गई है, पर काव्या दी ना तो फोन उठा रही है और ना ही खुद फोन करके कुछ बताया है कि कहाँ है। मुझको अब डर लग रहा है। काव्या दी ने पहले कभी ऐसा नहीं किया, अगर वो लेट आने वाली होती थी तो मुझे कॉल करके बता देती थी, पर आज तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। राधिका सलोनी के आंसू पोंछते हुए कहती है, रो मत सलोनी, काव्या आती ही होगी, क्या पता उसकी स्कूटी पंचर हो गई हो, या स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया हो, या पार्टी अभी तक खत्म ना हुई हो, कुछ भी हो सकता है, तो चिंता मत कर, मैं उसको एक बार फिर कॉल लगाकर देखती हूँ। राधिका काव्या को कॉल करती है, पर वो उसका भी फोन उठा नहीं रही होती। फिर राधिका देव को फोन लगाती है, पर देव का फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया बताता है। अब राधिका को भी टेंशन होने लगती है, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया होता है। राधिका सलोनी से कहती है, सलोनी काव्या कहीं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गई ना? ना तो वो फ़ोन उठा रही है और ना ही कॉल बैक कर रही है, और देव का फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं काव्या को उसके ऑफिस में देख कर आती हूँ। सलोनी, पर दी आप इतनी रात को अकेले कैसे जाओगे? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। राधिका, नहीं सलोनी, तू यहीं घर पर रुक, अगर वो घर आ गई तो कोई तो होना चाहिए जो मुझे बता दे कि काव्या घर पर आ गई है, और हम दोनों का इतनी रात को अकेले जाना भी ठीक नहीं है। मैं विनोद को कॉल करती हूँ, वो और मैं जाकर काव्या के ऑफिस हो आएंगे, अगर वो वहाँ नहीं हुई तो मैं और विनोद आसपास भी देख लेंगे। सलोनी, ठीक है दी, मैं यहीं रुकती हूँ, अगर काव्या दी घर आ गई तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। राधिका विनोद को कॉल लगाने वाली होती है कि दोनों को सामने से काव्या आती हुई दिखाई देती है, पर काव्या की हालत देखकर वो दोनों डर जाती हैं। रो रो कर काव्या की आंखें सूज गई थी, उसके गालों पर अभी भी आंसुओं के निशान मौजूद थे। वो ऐसे चलते हुए आ रही थी जैसे उसमें जान ही नहीं हो। दोनों भागकर काव्या के पास जाते हैं। आज का भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 13 में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।